नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, यूराल पर्वत अलग करता है। दोस्तों, आपको बताना है कि यूराल पर्वत किन महाद्वीपों को अलग करता है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है यूराल पर्वत। दोस्तों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका। तीसरे नंबर में आता है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका का स्थान आता है। याद रखना है दोस्तों। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि जहां से भूकंपीय तरंगें प्रारंभ होती हैं, चालू होती हैं, उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों, उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उद्गम केंद्र। दोस्तों, उद्गम केंद्र के अलावा इसका एक अन्य नाम भी है, उत्पत्ति केंद्र या फिर भूकंप मूल भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, अधिकेंद्र उसको कहा जाता है जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले अनुभव की जाती हैं। और दोस्तों, क्रेटर जो है यह ज्वालामुखी से संबंधित है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। दोस्तों, आपको बताना है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाना सबसे आसान है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। दोस्तों, क्षोभ मंडल जो ऑप्शन ए है, यह इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कोहरा, पाला, ये सब। बाकी मध्यमंडल, दोस्तों मध्यमंडल में ही उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है कि तापमान को प्रभावित करने वाला या तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सूर्य तपन। दोस्तों, पार्थिव विकिरण उसको कहा जाता है जो विकिरण पृथ्वी से वापस लौटती हैं, उनको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। अमेजन बेसिन की संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है, अमेजन बेसिन भूमध्य सागरीय प्रदेश में आता है। जी हाँ दोस्तों, अमेजन बेसिन भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं दोस्तों, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिमी दिशा में बहती है। जी नहीं दोस्तों, अमेजन नदी का उद्गम होता है पेरू, एक देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ये पेरू से इसका उद्गम होता है और यह जाकर गिरती है, इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर में। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि अमेजन पूर्व दिशा की ओर बहती हुई जाती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ऑप्शन सी है, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। दोस्तों, अमेजन नदी डेल्टा बनाती ही नहीं है, क्योंकि अमेजन नदी जो है दोस्तों यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। डी है, अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना दोस्तों के भागों में अपवाहित होती है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर ब्राजील, पेरू और बोलिविया में तो प्रवाहित होती है, लेकिन अर्जेंटीना में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही विकल्प ए ही हो जाएगा। दोस्तों, अमेजन नदी जो है इसके बारे में एक दो बातें और जान लीजिए। यह अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर की सबसे अधिक लंबी नदी है नील नदी। याद रखना है दोस्तों। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का विश्व में जो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वह कौन सा है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लेह और मनाली वाला सड़क मार्ग विश्व का सबसे
ऊंचा सड़क मार्ग है। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यून क्रियाविधि कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि भूस्खलन को कम करने के लिए न्यून क्रियाविधि कौन सी है। ऑप्शन ए है प्रमाणित क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र है, ये तो है दोस्तों। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण करना, यह भी है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। दोस्तों भूस्खलन को कम रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम नहीं करना है, तो इसी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। दोस्तों इनमें से पेट्रोलियम के उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए दे रहा है कोयला। दोस्तों कोयला 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे उत्तम कूट का कोयला जो होता है उसको एंथ्रासाइड होता है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर उसके बाद लिग्नाइट, फिर उसके बाद सबसे निम्न कूट का कोयला जो होता है पीट कोयला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कहां पर भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी पोखरण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है। दोस्तों यहां से परमाणु परीक्षण किया जाता है, यह राजस्थान में स्थित एक जगह है पोखरण। दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात करें कल्पक्कप की, यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यह तारापुर जो दे रहा है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन सी नरौरा। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है और यहाँ पर भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा नाम से किस देश में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जबकि दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि को मलेशिया में लेदांग के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि या फिर स्थानांतरणशील कृषि या फिर स्लैश एवं बर्न कृषि भी कहा जाता है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी सुधा डेयरी जो है दोस्तों यह निजी क्षेत्र का है। मारुति उद्योग लिमिटेड की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और इसके संस्थापक थे संजय गांधी और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगर ऑप्शन डी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में और यह भी एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, याद रखना है दोस्तों। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों आपको बताना है कि ग्राम सभा के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपके विकल्प हैं विकल्प ए है यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है, गलत है दोस्तों। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है। यह व्यक्ति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है बल्कि पंचायत की बैठक बुलाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए सचिव जिम्मेदार होता है। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का
चयन कीजिए। कथन ए है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। जी हाँ दोस्तों, आप कथन ए तो बिल्कुल सही है। कथन बी दे रहा है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। यह भी सही है, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, केसर सागा तिब्बत का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, पटवारी यानी कि लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। कथन बी है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों कथन बी भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी। ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों पटवारी गांव के एक अधिकारी होते हैं जो जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं। वे यह सभी निश्चित करते हैं कि किसान के पास उनकी जमीनों को रिकॉर्ड है और राज्य सरकार को उस जगह पर उगाई जाने वाली फसलों के बारे में भी बताते रहते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। विकल्प ए है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है और हमें गलत ढूंढना है, तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। दोस्तों ऐसा जब हो जाएगा तो वह तानाशाह हो जाएगा। ये तो ऑप्शन हमारा यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत नहीं होती है। और लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। 17वां प्रश्न है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में कानून बना? दोस्तों घरेलू हिंसा के लिए बना था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, घरेलू हिंसा। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों आपको बताना है कि संचार माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आपके विकल्प हैं, विकल्प ए, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। जी हाँ, धन कमाया जाता है, ये तो सही है। बी है, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक बदलती रहती है, तो इसका सही विकल्प ये भी हो जाएगा बी। ऑप्शन सी है, जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये भी सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो गलत ही पूछ रहा है, तो गलत यही हो जाएगा हमारा डी। इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। दोस्तों आपको बताना है कि समाचार का चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। ऑप्शन ए है, चैनल की लोकप्रियता पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा। चैनल की लोकप्रियता जितना ही अधिक होगी, समाचार चैनल का महत्व उतना ही अधिक होता है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ए। 20वां प्रश्न है, जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
कथन ए है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जानकारी के लिए नहीं होता है। कथन बी है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन इसका सही सी सही हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है। 21वां प्रश्न है, संसद के प्रश्नकाल के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछ करके सांसद जो है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कथन ए तो सही है। कथन बी है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। जी हाँ, नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प ए सही है और बी गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही है और बी गलत है। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कथन ए तो बिल्कुल सही है। कथन बी है, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए बिना कानून नहीं बन सकता है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विधेयक जो है न्यायपालिका के द्वारा पास करने से नहीं, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से वह कानून बनता है। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा दोस्तों वह सिद्धांत है जिसके तहत विधायी और कार्यकारी क्रियाएं न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होती हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति वाली एक अदालत ऐसे कानूनों और फैसलों को अमान्य कर सकती है जो संविधान के साथ असंगत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों आपको बताना है गलत कथन। विकल्प ए है, भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। बिल्कुल सही है। विकल्प बी है, राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी है, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्य को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन सी ही गलत है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत की सरकार किस प्रकार की है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, लोकतांत्रिक सरकार है भारत में। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। दोस्तों पहले सत्य शोधक का समाज का अर्थ ही जान लेते हैं। दोस्तों सत्य शोधक का मतलब होता है कि सत्य की खोज करने वाला समाज। दोस्तों इसकी स्थापना किए थे 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने पुणे में किया था। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों ज्योतिबा राव फुले की एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। दोस्तों गुरु घासीदास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों गुरु घासीदास को सतनामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखना है दोस्तों। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाया गया था। दोस्तों भगत सिंह को
लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको बताना है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासकों की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। दोस्तों सही बात तो यह भी है, लेकिन यह अंग्रेजों की सर्वोच्चता के संदर्भ में नहीं है। ऑप्शन बी है, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, यही इनका विचार था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। दोस्तों शनि ग्रह का औसत घनत्व भी सबसे कम होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर शनि ग्रह को जल पर छोड़ दिया जाए तो यह जल पर तैरता रहेगा। दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों यह सबसे गर्म ग्रह है और इसको सुबह की तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए दे रहा है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। जी हाँ दोस्तों, ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है क्योंकि दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है। आपके विकल्प हैं, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यह कारण नहीं है। ऑप्शन बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चंद्रमा अपनी धुरी पर समय उतना ही लेता है जितने समय में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग हर समय वही भाग पृथ्वी की ओर रहता है, इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का केवल या लगभग 59% भाग ही देखा जा सकता है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।